ठीक है राय सर, ये जो हालात हैं, एक तरफ ऐसे डराने वाले दृश्य दिखाई दे रहे हैं कि जब हमारे देश में लोगों को, आम लोगों को घरों में हथियार सप्लाई किया जा रहा है, हथियार पहुंचाया जा रहा है हिंदुत्व की रक्षा के नाम पे। और दूसरी तरफ ये दृश्य है कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकार ने कितनी मेहनत कर रही है सरकार हमारी, तो ये लोग भी बना दीजिए, उनसे एसआईआर भी करवा लीजिए, उनकी जान भी ले लीजिए, उसके बाद उनसे कुत्ते गिनवा लीजिए, कुछ और समय बचा रह जाए तो कुछ और काम करा लीजिए। ये हो क्या रहा है, ओवरऑल चल क्या रहा है? क्योंकि ये जो दृश्य है वो दृश्य तो इस हिसाब से तो हम मान के चले कि 2027 में जब यूपी का इलेक्शन होगा तो एक बार फिर वही हाल देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो हम पहले देखते रहे हैं, जो हमने पहले देखा है। ठीक है ऐसा। देखिए साहब, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आपने अभी चर्चा किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट और गुजरों का इलाका है, बहुल इलाका है, और ये किसान आंदोलन का केंद्र रहा। और किसान आंदोलन इस देश की आजादी के बाद गांधीवादी सत्याग्रह का सबसे बड़ा प्रयोग भूमि था, जहां 13 महीने तक हजारों लोग, जिसमें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जाट लैंड था शामिल था, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए थे। ये जो किसान आंदोलन ने जो एकता बनाई, धर्म से ऊपर उठकर, जात से ऊपर उठकर, सांप्रदायिक से ऊपर उठकर, उसने उस नफरत की आग को ठंडा कर दिया था जो 2017 में भाजपा ने वहां के दंगे के जरिए खड़ी की थी। आपको याद होगा, महेंद्र सिंह टिकैत के दाहिने हाथ थे गुलाम मोहम्मद जोला, जो उस दंगे के बाद निराश होकर घर घर बैठ गए थे। वो पुनः आए, मुजफ्फरनगर में भी रैली हुई और उन्होंने जाटों से कहा कि आपने ये गलती की जो मुसलमानों को टारगेट किया, और ये हमारी तरक्की नहीं हो सकती अगर हिंदू मुसलमान एक न रहें। इसका नतीजा आपने देखा, ये जो इसके पृष्ठभूमि को समझिए, इसका नतीजा देखिए। पिछला चुनाव इकरा हसन जीती, चंद्रशेखर जीते, इमरान मसूद सहारनपुर से जीते, हरिंदर मलिक मुजफ्फरपुर, मेरे ख्याल से संगीत सोम को हराए, जो कि खलनायक था, जो इखलाक के हत्या के बाद वो खुद हथियार के लाइसेंस बांटने के लिए मुहिम चलाया था, हथियारों का जुलूस उसके गांव में निकाला था। तो ये सारा, तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण इनका बिगड़ गया। इन्होंने हुकुम सिंह के जरिए जो माहौल बनाया था, सांप्रदायिक माहौल के, हिंदू गांव छोड़ के जा रहे हैं, हिंदू मकान में ताला लगा के जा रहे हैं, सब झूठा साबित हुआ। और एक नई खेप आई जो सांप्रदायिकता के खिलाफ, किसान आंदोलन के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, कौमी यकजहियत के सवाल पर सबको इकट्ठा किया। आपने देखा अभी एक मंदिर का दीवार टेढ़ा हो गया था तो कैसे मुल्ली है ये है करके उन्होंने इकरा हसन को टारगेट किया, और राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता और विद्वान लोग वो खड़े हो गए। इकरा हसन खुद उस गांव में चली गई जहां वो मंदिर का दीवार टेढ़ी हुआ, और कहा कि मैं बनवाऊंगा और मैं हिंदू समाज के साथ मिलकर बनवाऊंगा। तो ये नफरत तो उस दिन से, जिस दिन से ये इनका गठन हुआ था 100 साल पहले, 100 साल पहले इन्होंने नफरत की बुनियाद पर यह किताब लिखी थी, जिसका नाम था बंच ऑफ थॉट या विचार नवनीत, जिसमें उन्होंने कहा कि इस देश को मुसलमानों से, ईसाइयों से और कम्युनिस्टों से मुक्त करना था। मुक्त करने के इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। आपने देखा होगा कंठमाल में इन्होंने क्या किया, बस्तियों की बस्तियां ईसाइयों की फूक दी। इन्होंने पता नहीं कितने चर्च जला दिए कंठमाल में 2008 में। ये ईसाई मुक्त कर रहे थे। ईसाई मुक्त करने के लिए मणिपुर में कैसे इन्होंने 25 साल तक राम माधव जी की ड्यूटी लगाई कि पहले एक जो आदिवासी उसको उसके दिल में डालो कि तुम हिंदू हो, और दूसरे आदिवासी समूह जो ईसाई धर्म को मानते थे, कई सौ वहां झोपड़ियों में चर्च बने थे, छोटे छोटे चर्च, कई सौ उन्होंने चर्च जलवा दिए। 2002 में इन्होंने गुजरात में क्या किया, गुजरात में जिस तरह का नरसंहार हुआ और जिस तरह से उसको, और नरसंहार की राजनीति जो पूरे देश में उसको एक स्वीकृति मिली कि मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। 2020 में 50 लोग,
50 लोग नागरिकता आंदोलन में मारे गए थे, जिसमें लखनऊ और बनारस और कानपुर भी था। 50 के 50 मुसलमान थे। तो नफरत को इन्होंने अपने राजनीति का अस्त्र बना लिया है और उसका ये परिणाम हुआ कि पूरे समाज में एक हिंसक माहौल बन गया कि केरल और तमिलनाडु में हमारे माइग्रेंट लेबरर्स मारे जा रहे हैं, बंबई में हमारे पूरब के लोग पीटे जा रहे हैं, और किस तरह से नृशंस तरीके से देहरादून में उस लड़के को चाइनीज करके, किन्नी कह के और मोमोज कह के मारा गया। आप समझ सकते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स कितना फ्रेजाइल स्टेट्स है, बॉर्डर से लगा हुआ है। चीन खुद कह रहा है कि ये नागालैंड हमारा, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और उत्तराखंड में जहां भाजपा की सरकार है वहां कह रहे हैं तो तुम चीनी हो। चीन तो कह ही रहा है कि ये सब चीनी है। हमारे देश से भी आवाज उठेगी जहां पर इतना अलगाववादी आंदोलन का इतिहास रहा है। आज सारे 7 राज्यों में सदमा छाया हुआ, सकते में लोग हैं, 25 पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्टियों का दायरा छोड़ के एक होने की बात कर रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हमारा नौजवान इस देश में भारतीय होने का लाइसेंस दिखा रहा है कि आई एम इंडियन, तब भी उसको मारे जा रहे हैं। उसको और 15 दिन तक आईसीयू में था, उसको एफआईआर तक नहीं किया गया। दिल्ली के मार्केट्स में जो नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां पढ़ती थी उनके साथ सांप्रदायिक सोच वाले क्या क्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा मुकदमा वापस ले रहे हैं। इतने बड़े खतरनाक मॉब लिंचिंग के अपराधियों से मुकदमा वापस ले रहे थे और सरकार के समर्थन से वापस ले रहे थे। बिल्किस बानो का देखा आपने किस तरह से छोड़े गए और किस तरह से इनको माला पहनाया गया। गुजरात में इनका स्वागत हुआ। बीएचयू में आईटी की लड़कियों से रेप करने वाले वो भाजपा के आईटी सेल के लोग थे, आईआईटी की लड़कियां थी, और उनको सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गई। और जब उनकी जमानत हुई तो आईटी सेल भाजपा के लोग ही उसको माला पहना के कचहरी से घर तक पहुंचाए और विजय जुलूस निकाले। आप देखे केंद्र सरकार एक मंत्री कौन सिन्हा है, वो रांची में ये जो मॉब लिंचिंग वालों की जमानत हुई तो उनको खुद माला पहनाया था, खुद माला पहनाया था रांची में उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वाले अभियुक्तों को। तो ये समाज में जिस तरह से संगठित रूप होकर यह हिंसा बना रहे। आर्म्स एक्ट में कल एक विद्वान, इनके वकील जो पत्रकार जोगी योगी जी का जन्म कुंडली लिखे हैं, वो ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्म्स एक्ट में अलाउड है तलवार बांटना, तलवार लेके चलना, तलवार प्रदर्शन करना। या कानून को भी अपने हाथ में ले रहे हैं, आर्म्स एक्ट की धज्जी उड़ा रहे हैं। आर्म्स एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी हथियार जो है बिना लाइसेंस के आप नहीं रख सकते। और आपने अभी वीडियो दिखाया कि दरवाजे दरवाजे कृपाण और कटार बांट रहे हैं। सिखों तक कोई इजाजत नहीं है कि वो 12 इंच और 18 इंच का कटार या जो भी उनका है तलवार वो लेके चल दें, जब तक कि उसका लाइसेंस ना हो।